अस्सलाम वालेकुम जी। पीपल आर ज्वाइनिंग। ज्वाइन जब कर लेते हैं हमें मैक्सिमम लोग, तो हम स्टार्ट करते हैं। We'll start properly after 2 to 3 minutes. Good. People are joining with high pace. वालेकुम अस्सलाम। हम ज़्यादा वेट नहीं करेंगे जी, हम स्टार्ट कर लेंगे। आई वांट कि मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर लें सो डैट कि वो मिस ना करें। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लेमर दैट दिस सेशन इज़ फॉर गाइडेंस। आप इसलिए ये है कि प्लीज़ यहाँ पे अनवांटेड मैसेजेस मत करें। आई रियली डोंट वॉन्ट टू पॉइंट आउट दोस्त कि जो इस किस्म के मैसेजेस कर रहे हैं, बट प्लीज़ होल्ड ऑन। आप लोग इंशाल्लाह ताला लेटर ऑन जब CSP बनने जा रहे हैं तो आप अपनी रिचुअल्स को मेंटेन करें अभी से। अच्छा जी, तो लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया है, तो लेट्स स्टार्ट। हम जो है वो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले लेट मी स्टार्ट विद माई इंट्रोडक्शन। आई एम डॉक्टर हिफ्जा बतूल एंड द ग्रेजुएट ऑफ रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज। 2019 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था CSS का, एंड नाउ आई एम एलोकेटेड इन इंफॉर्मेशन ग्रुप एंड आई एम फ्रॉम 48th कॉमन प्रोग्राम। लकीली आई क्लियर्ड माई CSS इन फर्स्ट अटेम्प्ट। आज आप लोगों के साथ इस इंटरेक्शन का मकसद या आप लोगों के साथ जो बात करनी है वो हमने ये करनी है कि भाई सबसे पहले व्हाट इज CSS, लाइक CSS होता क्या है और वाई CSS क्यों करना चाहिए, लोग अपनी प्रोफेशनल डिग्रीज को छोड़ के क्यों आ जाते हैं। फिर हम ये बात करेंगे कि वाई आइजिप, अगर आप यहाँ पे आइजिप के प्लेटफॉर्म से हम आपस में इंटरेक्ट करें तो वाई यू आर हेयर। फिर उसके बाद हमने जो है वो बाकी डिटेल्स देखेंगे कि व्हाट वी आर ऑफरिंग और आप लोगों के पास कौन कौन से मौके हैं कि किस तरीके से आप जो है वो लर्न कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग जो है तकरीबन यहाँ पे 100 से ऊपर लोग हैं और बाकी लोग भी जो ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोग ये सब इस चीज के ऊपर सबसे पहले अपना माइंड बना लीजिए कि CSS इज एन इक्वल फेयर प्ले ग्राउंड। आप में से किसी बंदे की डिग्री ये नहीं होगी कि उसने CSS करके वो आया होगा। आप लोगों में से जो तमाम लोग हैं वो बेसिकली कहाँ से है कि किसी का कोई बैकग्राउंड है, किसी का कोई बैकग्राउंड है। आपको पता है कि CSS इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करता है, और आपको ये भी पता होना चाहिए, या मैं आपको बता दूं कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने आप लोगों के लिए शर्त ये रखी है कि भाई आप ग्रेजुएट हो। अब उससे आगे ये बात नहीं की गई कि आप कौन से ग्रेजुएट हो, आप किस यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हो और किस सब्जेक्ट के ग्रेजुएट हो। आपको बहुत ही जनरलाइज वे में ये कह दिया गया है कि आप क्या हो, आप एक ग्रेजुएट हो। इसका मतलब है कि आप तमाम लोगों के लिए CSS इज इक्वल एंड अ फेयर प्ले ग्राउंड। वहां पे कोई किसी से बरतर नहीं है, कोई किसी से कमतर नहीं है। आप जब अपना ये माइंड बना लेंगे तो फिर उसके बाद हमारे पास जो है ना वो मामला ठीक होना शुरू हो जाएंगे। हमारा ब्रेन उसके अकॉर्डिंग काम करता है जिस तरफ हम उसे लगाते हैं। सबसे पहले अगर हम ये देखें कि CSS का ब्रेकडाउन हम देखें तो CSS के अंदर आपको 12 पेपर देने पड़ते हैं। बेसिकली ये 3 फेजेस के ऊपर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले तो आप जो है वो अपना रिटन एग्जाम क्लियर करते हैं, एंड लेटर ऑन आपका जो है वो साइकोलॉजिकल होता है, एंड देन यू मूव टूवर्ड द इंटरव्यू। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग जो आपके पास आती है वो हमारे पास आता है आपका रिटन एग्जाम। अब रिटन के एग्जाम के अंदर आपके पास 12 मजमून है, 6 कंपल्सरी, 6 ऑप्शनल। कंपल्सरी के अंदर वो आपको ये चॉइस देता है, ये चॉइस नहीं देता कि आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करें। वो आपको अगर कह रहा है कि आपने इंग्लिश एस्से का पेपर देना है तो आपने इंग्लिश एस्से का ही देना है। ऑप्शनल्स के अंदर भी आपने 6 के 6 पेपर देने होते हैं, बट द थिंग इज दैट कि उसके अंदर आपके पास चॉइस होती है, एंड दैट चॉइस मस्ट बी यूज्ड वाइजली।
आप यहाँ पे अगर ये देखें कि कंपल्सरी से अगर हम 1-on-1 जर्नली में अगर बात करूं तो सबसे बड़ा जो फियर होता है वो आपके नजदीक, एस्पायरेंट के नजदीक, व्हेन आई वाज एस्पायरेंट, तो मेरे नजदीक भी वो इंग्लिश का था। इंग्लिश हमारे लिए जो है कि हम कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा कोई प्रॉब्लमेटिक हो रही है। इंग्लिश के लिए आप सबसे पहले तो ये बात मान लीजिए कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। आप अगर किसी के साथ उसकी जबान में बात करने जा रहे हैं, आपने अगर किसी के साथ पश्तो में बात करनी है तो आपको पश्तो आनी चाहिए। सिमिलरली इंग्लिश एक जबान है और आपको पता होना चाहिए कि उस जबान के अंदर कौन सी चीजें इस्तेमाल होती है, उसका सब्जेक्ट क्या है और उसका वर्ब क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों इंग्लिश के लिए तो ये चीज जान लीजिए कि आपको जबान आनी चाहिए। जबान से मेरी हरगिज मुराद ये नहीं है कि आपको इंग्लिश के ऊपर कोई बहुत ही एक्स्ट्रा कमांड होनी चाहिए। जबान से मेरी मुराद ये है कि आप अपनी बात अगले को समझा सकें कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं वो भी वही समझे कि जो आप कहना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप ठीक ट्रैक पर है। सेकेंड थिंग जो हमारे पास ऐसे में आती है वो ये आती है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपकी एनालिसिस कैसा है। जब मैं कहती हूं एजुकेशन, तो आप उससे क्या मतलब लेते हैं, आप उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, आप चीजों को किस तरीके से लेके जाते हैं, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप कनेक्ट किस तरह करते हैं, आप स्ट्रक्चरली उसको किस तरीके से मोल्ड करते हैं। जब आपकी ये 2-3 चीजें ठीक हो जाती हैं तो आपको ऐसे से कोई फेल नहीं कर देता। उसके बाद जी प्रेसी का पेपर, तो पी फॉर प्रेसी इज बेसिकली पी फॉर प्रैक्टिस। सबसे पहले अगर आज आप किसी बच्चे को कहते हैं कि इस किताब का खुलासा बता दो, तो वो आपको शायद 3-4 सफ़ों पे खुलासा बताए। अगर आप डेली बेसिस के ऊपर आप उसको कहें कि भाई इसका खुलासा करके बताते रहो, तो आफ्टर 1 मंथ हो सकता है वो आपको एक लाइन में बता दे। अब ये चीज है कि आपकी प्रैक्टिस। प्रेसी के पेपर में आपकी 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक आपका क्रैमिंग कंपोनेंट्स, जिसके अंदर आपने चीजें याद करनी है, जिसको आप एक हद तक ही कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी वोकैबुलरी है, जहां पे आपकी ईडियम्स हैं, जहां पे आपके पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। लेकिन जब चीजें आती हैं जी प्रेसी, कंप्रीहेंशन, ट्रांसलेशन एंड सेंटेंस करेक्शन, तो दैट इज बेसिकली डिपेंड अपॉन योर प्रैक्टिस। आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। अब यहाँ पे आप इस चीज को इंप्रूव कैसे करेंगे? द ओनली की फॉर द इंप्रूवमेंट इज इवेल्युएशन। आप कहते हैं आप गलती से तब सीखते हैं जब आपको पता चल जाए कि ये आपकी गलती है। गलती को अगर आप दोहराते रहे ना, तो वो आपकी आदत बन जाती है। आप लिखिए, इवेल्युएट कराइए, अपनी गलतियों को करेक्ट कीजिए, दैट इज द ओनली वे। ये हमारी जबान नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास, मैं क्विकली आपको ओवरव्यू दे देती हूँ, 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, दैट इज पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स एंड जनरल साइंस एंड एबिलिटी। ये आपके जीके के टाइटल के अंदर आते हैं और आपने इन तीनों को मिला के पास करना होता है। मिला के पास करने से मुराद है कि योर कम्युलेटिव स्कोर वुड बी 120 एंड प्लस, ठीक है। 120 तक अगर आप नंबर ले रहे हैं तो आप इनमें पास हैं। इसमें आप बेशक एक मजमून में 80 ले लें, बाकी 2 में 20-20 ले लें। आई एम नॉट सेइंग कि आप ऐसा करेंगे, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मिला के पास करने का कंसेप्ट क्या होता है। पाकिस्तान अफेयर, जैसे कि आप लोग माशरती अलूम से वाकिफ हैं, पाकिस्तान स्टडीज से वाकिफ हैं, तो यहाँ पे भी वही चीज है, थोड़ी सी ज्यादा एडवांस हो गई है। एडवांस ये नहीं हो गई कि आप पाकिस्तान का आज़म के अलावा कोई और फाउंडर हो गया। एडवांस ये हो गई है कि अब हमने चीजों को कनेक्ट जो करना है वो हमने इस वे में करना है कि अगला बंदा जो है उससे कंपेल हो। आपने इनकी डोमेन सेट करनी है। हम आपको इस चीज में हेल्प आउट करेंगे कि आप किस तरीके से अपनी अपनी डोमेन में तैयारी करते हैं। पाकिस्तान अफेयर में आपके पास हिस्ट्री का पोर्शन है, जब पाकिस्तान बनने की कोशिश, पाकिस्तान बन जाता है तो कौन सी मुश्किलात हैं, और फिर आज का जो आपके पास पाकिस्तान है, यहाँ पे अगर आप आके कहते हैं कि भाई कौन से मसाइल इसको हैं, वो आप करंट अफेयर्स के साथ ओवरलैप करते हैं। फिर आप देखते हैं कि कौन से आपके सोशल इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, समाजी, सियासी, और फिर आप कहते हैं कि पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, और फिर आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आप जाते हैं कि वर्ल्ड पावर्स क्या कर रही हैं, अमेरिका है, ब्रिटानिया है। तीसरा, अब आपकी करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर की यहां पे ओवरलैपिंग है। ये आपकी स्ट्रैटेजी है इन सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने की। मैं आपको बताऊंगी कि आपने आगे चल के कि आपने सिलेबस देख के घबराना नहीं है, रिकमेंडेड बुक्स देख के घबराना नहीं है। उसके बाद अगली चीज आती है जनरल साइंस एंड एबिलिटी। अब आप उसको ये समझिए कि जैसे साइंस और हिसाब का पेपर है, आप अपनी ज्यादा एनर्जी उस सब्जेक्ट को दीजिए, क्योंकि उस सब्जेक्ट के अंदर आपके पास बड़ा मार्जिन होता है कि इवन यू कैन स्कोर 90। आप जितने हिसाब के सवाल ठीक करेंगे वहां पे तो यस और नो है। आप साइंस के अंदर जितनी क्वालिटी मटेरियल देंगे उसके अंदर आप इतना ही अप्रोक्सीमेट स्कोर कर सकेंगे। नाउ कमिंग टूवर्ड द लास्ट कंपल्सरी सब्जेक्ट, दैट इज इस्लामियात और इस्लामिक स्टडीज।
इस्लामियात अब आपके पास अगर देखें तो इंग्लिश के बाद सबसे ज्यादा फेलियर रेशो हमारे पास इस्लामियात या इस्लामिक स्टडीज में आता है। उसकी बुनियादी वजह यह है इस्लामियात और इस्लामिक स्टडीज में फेलियर की कि अब वो इस्लामियात नहीं है कि जो आप पेपर से एक दिन पहले पढ़ के चले जाते थे। अब आपका एग्जामिनर देखना चाहता है कि कल अगर आप किसी एरिया के असिस्टेंट कमिश्नर लगते हैं, वहां की औरतें अपने हकूक के लिए फेमिनिस्ट मूवमेंट निकालती हैं, तो हाउ यू रिएक्ट। आप माइनॉरिटीज को किस तरीके से लेके चल रहे हैं, आप इस्लाम के पीस के मैसेज को किस तरीके से इनकलकेट करते हैं। तो फिर हमारे पास अभी जो इस्लामियात है दैट इज मोर प्रेगमेटिक, दैट इज मोर प्रैक्टिकल, और इसके अंदर हमें बहुत ही मॉडरेट अप्रोच के साथ चलना होता है। हमें पता होना चाहिए कि हाउ टू कनेक्ट द नोट्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो अगली चीज आती है कि यहाँ पे अब हमने जो कंपल्सरीज में बात कर ली है, ऑप्शनल्स के ऊपर मैं जरा मोटी मोटी बात करके उसके बाद लास्ट पे आप लोगों की मोस्टली मैं क्यूरीज एड्रेस करना चाहती हूँ, और बाकी जो हमारा 1 ईयर प्लान है मैं उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। अलॉन्ग विद इट बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, सवाल कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, आई विल एड्रेस ऑल दीज थिंग्स। ऑप्शनल के अंदर अब आपके ऑप्शनल्स बहुत अहमियत के हामिल है। आप देखिए कि एक एस्पायरेंट की जिंदगी में, एक स्टूडेंट की जिंदगी से चले शुरू करते हैं, 3 फेज होते हैं। आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आप एस्पायरेंट हैं, आप रिटर्न का एग्जाम पास कर लेंगे तो आप क्वालिफायर होंगे। आप जब इंटरव्यू भी आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा और आप एलोकेट हो जाएंगे तो आप CSP की कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे। आप लोग ये देखते होंगे कि रिटर्न का जब रिजल्ट आता है तो फॉर एग्जाम्पल 376 स्टूडेंट्स आपने देखा कि वो पास हुए, वो सब क्वालिफायर हैं। अब उसके बाद एक फाइनल लिस्ट आती है और आप देखते हैं कि 214 लोग एलोकेट हुए, बाकी कहां गए। ये जो जर्नी था एस्पायरेंट से क्वालिफायर वाला और इसने अल्टीमेटली CSP में जाना था, वो जर्नी क्वालिफायर से एस्पायरेंट की जानिब क्यों चला गया। वहां पे आपके ऑप्शनल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, दे आर वेरी डिसिसिव। आपका एक ऑप्शनल भी अगर आप गलत चूज कर लें तो दूसरे एस्पायरेंट से आप 20 के मार्जिन पे आगे या पीछे चले जाते हैं, और आपके ये 20 नंबर बहुत डिसिसिव होते हैं। आपका एक एक नंबर के ऊपर जब पोजीशंस होती हैं तो फिर आपको एक एक नंबर के बारे में सोचना पड़ता है। ऑप्शनल्स के अंदर जब आपका एग्जामिनर आपको कहता है कि यू डिसाइड ऑन योर ओन, आपको जब कमीशन आपको ये कहता है कि भाई ऑप्शनल्स अपनी मर्जी से रखो, तो फिर बहुत सोच समझ के रखने पड़ते हैं। ऑप्शनल के अंदर सबसे पहले देखिए कि आपके बैकग्राउंड नॉलेज के साथ वो सब्सटेंटिएट कर रहे हैं। आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, आप कंप्यूटर साइंस वाले हैं, आप जो हैं वो मैथमेटिक्स के हैं, या फिर आपकी केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, तो फिर तो अपना वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट जरूर लीजिए कि जिसके ऊपर आपकी कमांड है। लेकिन आपसे फिर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपने जब वो सब्जेक्ट लिया है तो आपका नॉलेज बाकियों के मुकाबले में ज्यादा होना चाहिए, आपको उस चीज की निटी ग्रिटी पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो उसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज आती है वो आती है कि आप उस सब्जेक्ट का स्कोरिंग ट्रेंड भी देखिए, उसकी स्टेबिलिटी देखिए, और फिर उसका सिलेबस देखिए। आपने 12 मजमून पास करने हैं, एक मजमून के अंदर अपनी एनर्जी लगा के एग्जामिनर को आपने इंप्रेस नहीं करना। अल्टीमेटली आपने हर एक सब्जेक्ट को पास करना है। नो मैटर 11 पास कर लिए, 12वां पास नहीं हुआ तो आपका उस काम के अंदर कोई फायदा नहीं है। यहां पे आपने ये करना है कि फिर आपने उस सब्जेक्ट को लेना है कि जिसका सिलेबस भी कंसाइज हो और जिसकी स्टेबिलिटी भी हो। यानी कि आप अगर पास्ट में देखें तो वो एक अच्छे नंबर दे रहा है, रेदर देन दैट कि पिछले 10 सालों में 2 साल तो उसने बहुत अच्छे नंबर दिए हैं बच्चों को और पिछले बाकी 8 सालों में फ्लॉप हुआ है। यहाँ पे अब हमारे पास जो है कुछ तो सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशंस हैं, जो 2 सब्जेक्ट्स जिनके ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट होती है 200 नंबर के, उनके लिए मैं आपको विद इन 1 लाइन बता दूं कि आप अपने आप से पूछिए कि आप किस टाइप के स्टूडेंट्स हैं। इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिकल साइंस की जो डिबेट है उसके अंदर आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिनको इस चीज के ऊपर पता है कि भाई कोई भी सवाल आए, किसी भी डोमेन से आए, मैं अटेम्प्ट कर लूंगा। इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर आप ये देखिए कि एनीथिंग कैन हैपन इन द एरिना। आपका आज अगर मुल्क के दुनिया के अंदर कुछ हो जाता है तो दैट कैन बी द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। आज अगर किसी मुल्क की बॉर्डर के ऊपर आपको हालात सख्त नजर आ जाते हैं तो वो दैट कैन बी द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, वो बड़ा डायनामिक है। अपने आप से पूछिए कि क्या आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपडेटेड वर्जन में चीजों को एनालाइज करने में और थ्योरेटिकल एप्लीकेशन में कैसे हैं। तो फिर आपने क्या करना है कि फिर जनाब अली आप बेशक इंटरनेशनल रिलेशन की तरफ जाइए। पॉलिटिकल साइंस के अंदर अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं कि आप कहते हैं कि जो सिलेबस है
उस सिलेबस के अंदर क्या मैं रहते हुए इसी सिलेबस में से मेरा पेपर आए और मैं उसी के अंदर अटेम्प्ट करके अल्टीमेटली एक अच्छा स्कोर ले लूं, तो फिर आप पॉलिटिकल साइंस को जरूर कंसीडर कीजिए। आप लोगों के काइंडली 1 मिनट पॉज, जो आपकी क्यूरीज हैं प्लीज ये आप एंड पे पूछिएगा, क्योंकि अभी आपके मैसेजेस आई एम अनेबल टू सी, मैं उनको नहीं देख पा रही। लास्ट में आपके तमाम सवाल जो है उनको एड्रेस किया जाएगा। यहाँ पे फिर हमारे पास जो चीज आती है कि भाई आप, क्योंकि फिर आपका दैट इज द डिसीजन। कोई अगर आपको कह देना ये मजमून रख लो, मेरे ये सब्जेक्ट थे जी, मैं पास करके मेरी एलोकेशन होगी, है तो आपकी स्टोरी डिफरेंट है। दैट देयर इज नो ऑब्जेक्टिविटी, यहाँ पे बड़ी सब्जेक्टिविटी है। हो सकता है कि जो सब्जेक्ट मेरे कैलिबर को मैच करता हो वो आपके को ना करता हो, आप किसी और के अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड हो। उसके बाद हमारा दूसरा सेक्शन जो है वो हिस्ट्रीज के सब्जेक्ट्स हैं, जिनके अंदर अगर आप हिस्ट्री को पसंद करते हैं, अगर आप जो है वो हिस्ट्री को फेवर करने वाले बंदे हैं, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, आपको टाइमलाइंस याद रहती हैं, सॉर्ट ऑफ क्रैमिंग आप कर सकते हैं, तो हिस्ट्री जरूर लीजिए। हिस्ट्री के अंदर हमारे पास जो हिस्ट्री स्टेबल रही है वो इस वजह से रही है कि शायद लोग कम लेते हैं, दैट इज यूरोपियन हिस्ट्री और फिर ब्रिटिश हिस्ट्री है। यूएसए की हिस्ट्री के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत कम नंबर इसलिए आए कि यूएस हिस्ट्री जब सबने ऑप्ट करना शुरू कर दी तो उस सैचुरेशन के अंदर लोगों ने इस चीज को बुला दिया कि भाई इसका स्टैंडर्ड क्या है। जब आप उसके स्टैंडर्ड से हट गए तो फिर आपके एग्जामिनर ने बैक टू द स्टैंडर्ड उस सब्जेक्ट की डायनामिक्स मिलाने के लिए उसका पारा ए कर दिया। उसके बाद आपके पास अगर हिस्ट्रीज में यू आर नॉट इवन इंटरेस्टेड, देन आपके पास एक सेक्शन आता है कि जिसमें आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी है, एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इज अगेन द सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन फॉर दोज हैविंग द बैकग्राउंड ऑफ द बीबीए और एमबीए। यहाँ पे अब आपके पास गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 2 सब्जेक्ट्स हैं, थोड़े एक्सटेंसिव हैं लेकिन आपको इजी टू ग्रैस्प है अगर आप हिस्ट्री से थोड़े अवर्टेड है। देन हमारे पास एक लॉज का सेक्शन आता है जिसमें हमारे पास लॉज है। अब आप देखिए लॉ इज अ स्पेसिफिक टर्म, आपके लोग एलएलबी करके लॉ में आते हैं तो इसका मतलब है कि ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। उसके अंदर एक सब्जेक्ट आप तमाम लोगों के लिए कि जिनका जेनेरिक बैकग्राउंड है मेरी तरह, एक ट्रीट है, दैट इज क्रिमिनोलॉजी। आप उसको ले सकते हैं और ऑप्ट कर सकते हैं, उसका अच्छा स्कोरिंग ट्रेंड है, सेक्शन वाइज उसका सिलेबस है। फिर हमारे पास एक जो सब्जेक्ट में आता है वो सोशल साइंसेज और अलॉन्ग विद इट्स लैंग्वेजेस का है। सोशल साइंसेज अगर आप लैंग्वेजेस को नहीं अंडरस्टैंड कर पाते, नहीं लिख सकते, तो आपके पास यू हैव अ गुड ऑप्शन ऑफ साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। बट हमारे पास 2020 के रिजल्ट्स ने इस चीज को हिला के रख दिया है कि लोगों को सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में भी फेल किया गया, जिनके अंदर एक एवरेज स्कोर 70 आता था। लैंग्वेजेस आर द मोस्ट स्टेबल, इनको गोल्डन सब्जेक्ट कहा जाता है। इसके ऊपर मेंटोर्स का व्यू है कि एग्जामिनर 30 के ऊपर नंबर देना शुरू करता है, बाकियों में वो 0 से चेक करना शुरू करता है, इसके अंदर वो 30 से ऊपर जाता है। सो दैट इज द जनरल ओवरव्यू ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कि भाई हमारे ऑप्शनल्स क्या होते हैं और कंपल्सरी क्या होते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके अंदर आप कहीं भी किताब देख लें, कोई पीडीएफ मटेरियल देख लें तो आप कहते हैं हमें भेज दो, हमारे मोबाइल उससे भरे रहते हैं और हम उसको पढ़ते नहीं। एक चीज आप देखिएगा कि आपके एफपीएससी के सिलेबस के अंदर हर सब्जेक्ट के बाद एक लिस्ट दी हुई है जो कि रिकमेंडेड बुक्स की है। रिकमेंडेड बुक्स के अंदर आपने देखा होगा कि 13-14 किताबें लिखी हुई हैं और ये पढ़ना आसान नहीं है, और वाकई नहीं आसान। लेकिन एफपीएससी इतनी लेजी है कि वो 13-14 किताबें नहीं पढ़वाना चाहती, उन 13-14 किताबों में से आपसे 13-14 टॉपिक्स पढ़वाना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल इस्लामियात में हम देखते हैं, आपके पास किताब है इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, या आपके पास एक किताब है, मैं आपको पाकिस्तान अफेयर के अंदर के अजीज की द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। तो आपने क्या करना है कि उस सब्जेक्ट के अंदर, उस किताब के अंदर से टॉपिक निकाल के पढ़ना। मैं स्टूडेंट्स को यहाँ पे ये रेकमेंड करती हूँ कि आप ना किताबें खरीदने के बजाय ऑनलाइन पीडीएफ में जो बुक्स अवेलेबल हैं आप वो किताबें लीजिए, और क्या कीजिए कि उन किताबों में से वो टॉपिक्स के जो आपके पढ़ने वाले हैं उनको कॉपी कीजिए और वर्ड के ऊपर पेस्ट कीजिए। अल्टीमेटली आप एक अपनी किताब बना लेंगे जो कि 250 से 300 पेजेस की होगी। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान अफेयर के अंदर हमारे पास ये पाकिस्तान की द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान है के अजीज की, तो इसके अंदर आपका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के ऊपर जो बात है, जो हमारे पास सर सैयद मूवमेंट की बात है, तो वो बहुत अच्छी लिखी हुई, आप इसमें से वो पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आप कहते हैं कि भाई करंट अरीना में हम आते हैं और पाकिस्तान के अंदर हमने करंट जो चीजें हैं उनकी बात करनी है, तो फिर मैं आपको कहूंगी कि भाई आप जनाबे आली पाकिस्तान पैराडॉक्स पढ़ लें। ये हमारे पास इसके, और ये पाकिस्तान पैराडॉक्स हम पूरी नहीं पढ़ रहे, हम जो है वो पाकिस्तान पैराडॉक्स के अंदर वो चीजें देखेंगे कि जो आपने क्या करनी है कि जो हमारे काम की हैं। ठीक है, पाकिस्तान पैराडॉक्स के अंदर दैट पर्टिकुलर पैराडॉक्स कि जो हमारे पास सोशल इश्यूज के अंदर हेल्प आउट करेगा हमें इनलिस्ट करने में। तो दिस इज द थिंग,
कि जिसको हमने वर्कआउट करना है। अब आपने क्या करना है कि इन टॉपिक्स को, भाई हमने 3-4 पेजेस हर एक किताब के लिए और अलग से हमने अपनी किताब बना ली। वी हैव नाउ ऑन रिकमेंडेड बुक, हमारे पास अपनी किताब है कि जिसको हम अब लेके चलेंगे, ठीक है। अब हमारे पास फॉरेन पॉलिसी के ऊपर सवाल आता है, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर आपको एक किताब बता दी जाती है और दैट इज द रिकमेंडेड बुक फॉर द पॉलिटिकल साइंस एंड द पाकिस्तान अफेयर। हमारे पास वो है जी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, जो कि अब्दुल सत्तार की किताब है। अब इसके अंदर आपने बाकी नेक्सेस नहीं पढ़ने होते, हमने सिर्फ एक ये चीज देखनी होती है कि जनाब आली फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, और फिर हम इसको करंट के साथ लिंक करके देखते हैं कि फॉरेन पॉलिसी की डायनामिक्स क्या है। हम किताबों की तादाद देख के क्या करते हैं कि इस चीज के ऊपर होता है कि भाई हमने अगर किताबों की तादाद देख ली है तो हम कहते हैं कि भाई बहुत ज्यादा होगी, लेकिन अगर आप यहां से देखें कि भाई इन किताबों में से पढ़ना क्या है, सिर्फ आप उस चीज के ऊपर फोकस करें। नाउ कमिंग टूवर्ड द नेक्स्ट थिंग दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मैं कहती हूं कि 51% वेटेज मस्ट बी गिवन टू द राइटिंग प्रैक्टिस। अल्टीमेटली आप जो अपना फेस एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट करके आते हैं वो ये है कि आपने लिखा क्या है। 500 किताब पढ़ के चले जाएं, अगर आप 2 सफ़ात नहीं लिख सकते तो एग्जामिनर को इस चीज से कोई कंसर्न नहीं है कि आपने क्या किया। आप ये कीजिए कि कोई भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन को इतनी इंपॉर्टेंट दीजिए कि जितनी आप ऐसे को देते हैं। आप ऐसे के लिए एक आउटलाइन बनाते हैं, आप कहते हैं कि हम उसकी आउटलाइन मेकिंग करके एग्जामिनर को बता रहे हैं कि हमने आगे क्या लिखना है। इसी तरह सबसे पहली चीज आप कहते हैं कि ऐसे पास हो जाता है जब आपको समझ आ जाए कि टॉपिक क्या है। सिमिलरली आपके बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी मार्क्स जो हैं वो आपके इंप्रूव हो जाते हैं जब आपको पता चल जाता है कि हाउ टू डीकोड द क्वेश्चन। आपका एग्जामिनर, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि क्रिमिनोलॉजी के अंदर अगर आपसे पूछ रहा है कि प्रॉब्लम्स इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और फिर कहीं पे वो अगर पूछ रहा है कि प्रॉब्लम्स इन द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, तो आपको पता होना चाहिए कि दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स। आपने उनको किस तरीके से लेके जाना है और उनको किस तरीके से एड्रेस करना है। आपको जब पता चल जाए कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो एग्जामिनर की क्या डिमांड होती है, डिस्क्राइब से हो तो एग्जामिनर उसमें क्या चाहता है, एनालाइज से हो तो हमने किस कंपोनेंट के ऊपर ज्यादा हाईलाइट करना होता है, कौन से ऐसे क्वेश्चनल वर्ड हैं कि जिनके जरिए एग्जामिनर हमें लूज बॉल कराता है, और कौन से ऐसे क्वेश्चनल वर्ड्स हैं कि जिनके जरिए वो हमारे गिर्द रिस्ट्रेन रखता है, तो फिर हम क्यों नहीं पास हो सकते। नाउ द थिंग इज दैट कि आपने हर एक सवाल को इतनी अहमियत देनी है कि जितनी आप एस्से को देते हैं। एस्से को अहमियत देने से मुराद है कि आप उसकी आउटलाइन बनाते हैं। आउटलाइन अब बनाने से क्या होता है कि आपने एक पूरे का पूरा अपना कंपोनेंट बता दिया कि भाई अगले 8 से 10 सफ़ों के ऊपर मैंने ये बात करनी है। एक लेंथ आपके क्वेश्चन की क्या होनी चाहिए, 8 to 10 पेजेस। 1 पेज से मेरी मुराद 1 लीफ ऑफ पेज और उसकी 2 साइड्स आप देख लें। अब अगर हम ये देखें कि आउटलाइन का फायदा क्या है, तो अब आपने व्हेन यू हैव फैसिलिटेटेड योर एग्जामिनर, तो अल्टीमेटली वो आपको रिवॉर्ड देगा। यहाँ पे मैं आपके सामने अपना पेपर शेयर करती हूँ, दैट इज द पेपर ऑफ जेंडर स्टडी। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द पेपर। आपने क्वेश्चन के बाद आउटलाइन दी एंड देन यू मूव फॉरवर्ड। नाउ दिस आउटलाइन इज ऑफ 2 पेजेस। मैंने आगे जो लिखना है वो मैंने अपने एग्जामिनर को इन 2 पेजेस पे बता दिया है कि अल्टीमेटली मैंने आगे जाके क्या बताना है। दिस इज द वे यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर पेपर। प्रेजेंटेशन मैटर अलॉट। आपने किसी चीज को प्रेजेंट कैसे किया है, आप उस चीज को लेके कैसे जा रहे हैं। सबसे पहली चीज आपका जब पेपर आता है तो देखा जाता है कि पेपर कैसा है। मैं कहती हूं कि आप पेपर के ऊपर सवाल लिखें। आपका पेपर ऐसा पेपर ना हो कि आपने क्या करना है, आप इसके कि आपके एग्जामिनर को कहीं से क्वेश्चन पेपर में से सवाल ढूंढना पड़े। आपने उसको इधर से भी नहीं छोड़ना, ये पर्सपेक्टिव भी नहीं देना कि आपने सवाल नहीं देखा। राइट डाउन योर क्वेश्चन, राइट विद। आप लोगों को ये चीजें बहुत छोटी लगती होंगी कि भाई हम जेल पेन से क्यों नहीं लिख सकते, फाउंटेन पेन से हम क्यों लिख रहे हैं, हम मार्कर का क्यों यूज कर रहे हैं। आप लोग देखिए कि ये चीजें बहुत ही कनेक्टिविटी इस तरह बिल्ड करती हैं कि किसी सरकारी इदारे से आने वाला कागज आप देखें, उसके ऊपर पेन से साइन किया जाता है, तो हमने वहां से एक एनर्जी ड्रॉ की है कि फाउंटेन पेन बेसिकली लुक्स प्रोफेशनल इन द एग्जामिनेशन। सो दिस इज द वे कि जिस तरीके से हम चीजों को लिंक करते हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमारा 1 ईयर प्लानर है वो मैं आपके साथ शेयर करूं कि वाई आईजिप, आप आईजिप को क्यों ज्वाइन करें। अब यहाँ पे दैट इज नॉट अ मार्केटिंग इन एनी सॉर्ट, मुझे जो मिलना था आई हैव गॉट। अब यहाँ पे मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि भाई आप में से अगर तो आप कहते हैं कि भाई हम खुद पढ़ सकते हैं, तो आई एम नॉट कंपेलिंग यू, लेकिन आई एम सजेस्टिंग यू कि आप ऑन ट्रैक रहते हैं सबसे पहले कि जब आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेते हैं।
आपकी गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब आप अगर गाइडेंस पार्ट के अंदर आप जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज आती है कि भाई आपको पता होता है कि आपने चीजों को किस तरीके से लेके चलने, आप एक ट्रैक के ऊपर जा रहे होते हैं। सेकेंडली, अब हमारा जो 1 ईयर प्लानर है तो उसके 4 फेजेस हैं। तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट फेज, आपने एक सवाल किया था, आपने कहा था कि भाई इंग्लिश किस तरह इंप्रूव करें। फर्स्ट फेज के अंदर हम फाउंडेशन इंग्लिश पे बात करेंगे। हम ये समझेंगे कि भाई हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इस अंग्रेजी जबान के साथ और हमने अभी ये नया ताल्लुक बनाना है, तो फिर हम बात करेंगे सब्जेक्ट से, वर्ब से, नाउन से, ऑब्जेक्ट से और उन तमाम मामलात से। पहले हम लफ्ज सीखेंगे, फिर हम जुमला सीखेंगे, फिर हम पैराग्राफ सीखेंगे और फिर हम 3000 अल्फाज के ऊपर मुश्तमिल एस्से लिखना सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे जब हम चलते हैं तो फिर हमारे पास जो फर्स्ट फेज के अंदर, तो आप पहले चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट आर द प्री रिक्विजिट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हम उसके अंदर रीडिंग हैबिट्स डालेंगे, जिस तरह के फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, जिस तरह मैंने आपको पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी की बुक दिखाई, मैंने आपको जिस तरह के व्हाई नेशन फेल है, जिस तरह के पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस है, दोज बुक्स की जो आपके एसे के अंदर आर्ग्यूमेंट्स को आपके लिए सब्स्टिट्यूट करती हैं, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स के लिए आपके पास मटेरियल इकट्ठा करवाती है। सो दिस इज द वे कि पहले आपके अंदर लर्निंग हैबिट आएगी, क्योंकि आर्ग्यूमेंट तभी बिल्ड होता है कि जब आपके पास कोई मटेरियल होता है। आपको अगर नहीं पता कि एजुकेशन के ऊपर क्या बात करनी है, तो फिर अगर आपने विल ड्यूरेंट को नहीं पढ़ा हुआ, आपने बर्ट्रैंड रसेल का थीसिस नहीं पढ़ा, तो फिर आप अपने एसे के अंदर कहां से आर्ग्यूमेंट्स लाएंगे? बार बार आप एक चीज तो रिपीट नहीं कर सकते। नाउ मूविंग टुवर्ड द सेकंड फेज, मेन हमारा कंपोनेंट योगा की कंपल्सरीज को किस तरीके से आपने हैंडल करना है एंड उनको किस तरीके से टैकल करना है। थर्ड फेज इज बेसिकली गिवन टू दैट क्रूशियल मैटर कि जो आपने ऑप्शनल किस तरीके से सिलेक्ट करने हैं। एक गलत ऑप्शनल आपको आसमान से जमीन पे ले आता है, आपने उन ऑप्शनल को किस तरह सिलेक्ट करना है और फिर उन ऑप्शनल्स को आपने किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कौन से हैंडआउट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, कौन से रिसर्च पेपर्स को आपने गो थ्रू करना है, आपने क्या करना है और फैकल्टी आपके साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करेगी। एंड द फोर्थ, दैट इज द रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इवैल्यूएशन है, मॉक एग्जाम्स। आप जितना राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे आपकी उतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी। अभी हमारे पास एज वी हैव द विंटर वेकेशंस, तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो दैट इज लॉकडाउन ऑल्सो, तो 11 जनवरी तक से आपकी जो है वो लॉन्ग जॉन की क्लासेस, अगर आपकी जो है वो गवर्नमेंट लॉकडाउन को अपलिफ्ट कर देता है तो आप फिजिकली भी आ सकते हैं एकेडमी में। तो फिर उसके बाद दूसरी आपके पास ये चीज है कि आप जो है वो अगर एकेडमी में के साथ कंफर्टेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि मैं अपने घर में बैठ के क्लास लेना चाहता हूं, मैं अपनी ट्रैवलिंग कॉस्ट बचाना चाहता हूं, तो आप क्या कर सकते हैं कि यू कैन टेक की क्लासेस ऑनलाइन। आप अपनी इवैल्यूएशन के लिए एकेडमी आ सकते हैं, आप अपने मेंटोर के साथ लिंक रहेंगे, फीडबैक होगा। हमारे पास तरीकाकार क्लासेस का ये होता है, मैं अपना आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मेरा वे ये होता है कि मेरी क्लास 2 पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। फर्स्ट पार्ट जिसके अंदर आपको लेक्चर दिया जाता है एंड द नेक्स्ट पार्ट उसके अंदर हम ये करते हैं कि भाई आपका जो लेक्चर है उसके ऊपर हम एक क्वेश्चन की आउटलाइन बनाएंगे, हम उसके मेन पॉइंट्स को जॉटल डाउन करेंगे कि लाइक हमने जो पढ़ा है हम वहीं प्रिपेयर कर दें, ताकि बैक टू द स्कूल अप्रोच, ठीक है, कि भाई आप बच्चे ने इधर ही याद कर लिया जी, इधर ही उसने समझ लिया क्या बात है। फिर उसके बाद जब हम आगे चलते हैं, द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आपकी डिटेल डिस्कशन, जिसमें हम कहते हैं कि डिटेल पेपर है इंग्लिश के अंदर, तो देयर इज नो इंग्लिश की आपकी कोई तैयारी नहीं है कि जब तक उसके ऊपर फीडबैक ना हो। तो आपका रेगुलर फीडबैक सेशन है। उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी इट्स ऑल्सो रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अकेडमीज के अंदर इस चीज को ज्यादा फोकस किया जाता है कि शायद हमने इंग्लिश का फीडबैक देना है, लेकिन जितना इंग्लिश के लिए फीडबैक इंपॉर्टेंट होता है, आई मस्ट से कि उतना ही आपका पंजाबी के लिए भी फीडबैक इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने फीडबैक से सीखते हैं। अगर आपको फीडबैक ना मिले, अगर आप काम ना करें, आपकी गलतियां पॉइंट आउट ना हो, तो आपका इंप्रूवमेंट की जो ट्रेजेक्ट्री है वो बड़ी फ्लैट रह जाती है। सो दीज आर द थिंग्स कि जिनको सामने रखेंगे, ये हमारे पास चीजें हैं कि जिनका हमने ख्याल रखना है, जिनको हमने लेके चलना है। और अल्टीमेटली एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड कैसा है, आप चीजों को किस तरीके से लेके चलते हैं, ठीक है, आपके कौन सी आपकी प्रायोरिटीज क्या है, सबसे पहले अपने आप से पूछ लीजिए कि आप करना चाहते हैं। इफ यू रियली वांट दिस, तो फिर अल्टीमेटली ये एक बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है, एक प्रेस्टिजियस रास्ता है। आप अल्टीमेटली यू बिकम द पार्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, दैट रियली क्रीम ऑफ नेशन। तो यहाँ पे फिर आपके पास एक जो वे है, इसको आप सामने रखते हैं, ठीक है जी। तो दीज आर द थिंग्स कि जिनको आपने ख्याल करना होता है। मैंने आप लोगों को ड्रॉ कर लेते हैं, तो अल्टीमेटली दैट कनेक्टिविटी विल हेल्प यू इन द फ्यूचर।
सो दैट इज द रीजन कि आपको कहा जाता है कि भाई अपनी नोट्स मेकिंग हैबिट के बनाए। अदरवाइज नोट्स कुछ छापने नहीं होते। नोट्स में से मुराद आपके शॉर्ट पॉइंटर्स भी हो सकते हैं, शॉर्ट नोट्स भी हो सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स कि जो आपके साथ मैंने डिस्कस करनी थी। आई विल गिव द प्लेंटी ऑफ टाइम टू योर क्वेश्चंस, क्योंकि आपकी क्यूरीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ जो आप लोगों ने चीजें पूछी ऑलरेडी वो बहुत एक रिपीटेड चीज थी, वो वही दोबारा कि भाई आपका अगर जेनेरिक बैकग्राउंड है, फॉर एग्जाम्पल आप ये कहते हैं कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने कहा कि उनका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, इसी तरह कुछ लोग आएंगे कि कोई एक ने सब कुछ कहेंगे कि मेडिसिन का। अब जब आपका जेनेरिक बैकग्राउंड होता है तो दैट ये बहुत कम इस चीज से फर्क पड़ता है। अगर किसी की कोई सब्जेक्ट है भी तो एक ही सब्जेक्ट होगा कि जो उसका आगे सीएसएस के ऑप्शनल्स में उसे हेल्प आउट कर रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज आपने ख्याल करनी है कि भाई अगर आपका जेनेरिक बैकग्राउंड है तो यू हैव प्लेंटी ऑफ सब्जेक्ट्स, आप जो है उनको पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कंपल्सरीज के अंदर तो वो आपके सब्जेक्ट्स वो तमाम वही सब्जेक्ट्स हैं कि जिनको आपने ऑलरेडी जानते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन जब आप ऑप्शनल की तरफ आते हैं तो ऑप्शनल के अंदर भी आप ये देखते हैं कि आपकी जो सोशल साइंसेज हैं आप उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज अ डॉक्टर तो आपके लिए यू हैव एन ऑप्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, आपके पास जेंडर स्टडीज, इन्वायरमेंटल साइंसेज में से कोई भी। इफ लैंग्वेज आप लेना चाहते हैं तो यू हैव अ लैंग्वेज पंजाबी, साइकोलॉजी, स्पेशली साइकोलॉजी इज रियली वेरी गुड। उसके बाद आप अगर देखते हैं कि गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैं इसलिए नहीं कह रही कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कोई स्टेबल हिस्ट्री नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कभी कभार तो बहुत एवरेज बच्चों को जो है वो 80 तक ले जाता है, और कभी कभार जो बड़ा वेल प्रिपेयर्ड होकर पेपर देते हैं उनको बड़ा क्रैश कर देता है। सो इसके लिए हमारे पास जो है हमें देखना पड़ता है, या अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लें तो फिर बहुत अच्छे से आपने इसको प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो आप ये चीज कह रहे हैं लैंग्वेजेस के हवाले से, तो लैंग्वेजेस आप लिखते नहीं है क्योंकि आप पहली दफा यहाँ पे ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये होता है कि आपको लिखना आ जाता है, जब आप एक थोड़ी सी एफर्ट करते हैं तो आप उसे कर सकते हैं। सही हो गया जी। उसके बाद आप लोगों का जो इंजीनियरिंग वाले हैं, मैं अपने बैच से आई कैन कोट द एग्जांपल्स कि उन्होंने फिजिक्स का सब्जेक्ट लिया, क्योंकि आप लोग जो है दैट इज अ बेसिकली सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप फिजिक्स का सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, आप उसको अगर अच्छे तरीके से कैरी कर सकते हैं तो आपके लिए तो वो एक स्पेसिफिक चीज बन जाती है, ठीक है जी। उसके बाद नाउ आई कमिंग टुवर्ड योर क्यूरीज, 1-on-1 में आपके क्वेश्चंस जो है वो देखती हूँ। आउटलाइन बनाने के लिए, आउटलाइन इज अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आउटलाइन कैसे बनानी होती है। आपके पास एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे सामने एक क्वेश्चन है, मैं अगर आपको बताऊं कि राइट अ नोट ऑन वुमेन्स मूवमेंट इन पाकिस्तान, व्हाट आर इट्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। आप क्या करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल आपने नोट लिखना है किस पे, वुमेन मूवमेंट जो पाकिस्तान में चली, उसके बाद आपने उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, ये 4 आपके पास एरियाज हैं जिनको आपने एड्रेस करना है। इन 4 एरियाज को आपने क्या करना है कि पहले लिख लीजिए। हर एक एरिया के ऊपर जो आपको पॉइंट्स आ रहे हैं वो पॉइंट्स अपने पास लिख लीजिए। उन पॉइंट्स को लिखने के बाद अब आपने क्या करना है कि उन पॉइंट्स को कनेक्ट करना है। अब ये जो कनेक्टिविटी है, इस कनेक्टिविटी को जब आप कनेक्ट कर लेंगे तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ जाएगा, उसको फिर आप असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो वो आपकी आउटलाइन होती है। दैट इज द सिंपल फॉर्मूला टू मेक एन आउटलाइन, ठीक है जी। हाँ जी, सीएसएस की तैयारी जो है वो आप आफ्टर द ग्रेजुएशन कर सकते हैं। आप अगर साथ साथ लिंक रहना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहीं पे बीएस कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो आप ये है कि न्यूज़पेपर से इन टच रहिए, आप अपनी इंग्लिश के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए कुछ ना कुछ, और फिर लेटर ऑन अगर आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद फुल फ्लेज करना चाहते हैं, लेकिन अभी से आप ये है कि अपनी कनेक्टिविटी रखिए इन चीज़ों के साथ। इकोनॉमिक्स के लिए, अब इकोनॉमिक्स के अंदर 2 पेपर होते हैं आपका। एक जो इकोनॉमिक्स का पेपर होता है दैट इज अ सॉर्ट ऑफ थ्योरेटिकल, और दूसरा आपका जो होता है दैट इज सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिकल, ठीक है। तो अब आपने क्या करना होता है कि आप देखें कि आप कैसे स्टूडेंट हैं। अगर आपकी इकोनॉमिक्स इन दोनों डोमेन्स में अच्छी है तो ऐसे नहीं है कि आप थ्योरी के अंदर बहुत अच्छे हों और आप पेपर 1 बहुत ही अच्छा ले जाएं, और अगर आप पेपर 2 के ऊपर जाएं और वहां पे आपको उसकी कैलकुलेशंस नहीं आ रही हो तो फिर भी आपका बैलेंस जो है दैट वो डिसबैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना होता है कि इन दोनों चीजों को लेके चलना होता है। बहुत सारी बुक्स की, अब ये दैट इज द रॉन्ग अप्रोच कि आप बहुत सारी बुक्स पढ़ें। बहुत सारी बुक्स आपने नहीं पढ़नी होती किसी भी सब्जेक्ट के लिए। मैंने आपको एक और तरीकाकार जो बताया कि रिकमेंडेड बुक्स जो हैं, एफपीएससी ने क्या किया कि रिकमेंडेड बुक्स लिख दी हैं, हालांकि उन रिकमेंडेड बुक्स में से आपने एक आध टॉपिक ही पढ़ना होता है। आप उन टॉपिक्स को निकाल लीजिए। जब आप उन टॉपिक्स को निकाल लेंगे तो फिर आप जो है वो दैट बिकम हार्डली आपके पास 250 अल्फाज की एक किताब बन जाएगी। बाकी बहुत ज्यादा आपकी किताबें नहीं पढ़नी होती। जर्नल अप्रोच ये है कि एक आप कोई भी मार्केट में से किताब ले लीजिए कि जो आप
आपके सिलेबस की आउटलाइन को पूरा करती है। और फिर उसके ऊपर आजकल ये है कि बेस्ट थिंग इज कि आप अपने सोशल मीडिया को जो यूज करते हैं उसका कंस्ट्रक्टिव यूज कीजिए। गूगल पे जाइए और रिसर्च आर्टिकल पढ़िए। रिसर्च आर्टिकल जब कोई बंदा लिखता है तो वो कहा जाता है कि उसकी जिंदगी का निचोड़ होता है, और आप उसमें से जब अपने पॉइंट्स निकालेंगे तो किताब तो चाहे चार लोगों ने अगर खरीद ली है तो उन चारों के आर्ग्यूमेंट सेम है, लेकिन अगर चार लोगों ने चार डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़े हैं तो उन चार लोगों के आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट होंगे। ठीक है, जरूरी नहीं होती आउटलाइन बनानी। मैं क्यों कह रही हूँ कि आपको आउटलाइन बनानी चाहिए, मैं ये कह रही हूँ कि आप एक तो खुद फोकस्ड रहते हैं, आपको पता होता है कि अगले 8-10 सफात पे आपने क्या लिखना है, और सेकेंडली आप अपने एग्जामिनर को जो पर्सपेक्टिव दे रहे होते हैं कि भाई हाँ जी ये मैंने ये चीजें जो है आगे लिखी हुई हैं। ठीक है, केमिस्ट्री अगेंस्ट सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन। केमिस्ट्री के लिए अगर आप जो है केमिस्ट्री के अंदर वेल वर्स्ड हैं, आपका सब्जेक्ट है तो लीजिए। सोशियोलॉजी एक अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन 2020 के रिजल्ट्स ने इन चीजों को बहुत सारी चीजें अपसाइड डाउन कर दी हैं। अगर हम ये देखें कि फॉर एग्जांपल आपका जो सोशियोलॉजी का जो पेपर है वो एक एवरेज जो है वो 70 तक स्कोर देता था, तो बहुत सारे लोग उसको लेते थे क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसी स्पेसिफिकेशन नहीं थी। लेकिन जहां पे जब सोशियोलॉजी ने लोगों को फेल किया तो फिर ये हुआ कि भाई हाँ अब हमारे पास जो है वो मामलात बड़े अलग हो गए। आप जो है वो फाउंडेशन इंग्लिश फॉर एग्जांपल अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि भाई कहाँ से स्टार्ट करें, तो आप जो है वो अगर सबसे पहले ये कहें कि कोई मैट्रिक एफएससी की किताब से टेंसेस भी पढ़ना स्टार्ट कर दें तो स्टार्ट कैन बी फ्रॉम देयर। रेनन मार्टन की किताब इज अ गुड बुक, रेनन मार्टन को रिकमेंड किया जाता है। आप फाउंडेशन इंग्लिश के अंदर अपनी बेसिक से स्टार्ट कीजिए एंड लेटर ऑन आप आगे मूव कीजिए। अच्छा जी, आप लॉ के स्टूडेंट और सीएसएस करना चाहते हैं तो बोथ आर गुड। लॉ स्टूडेंट्स के लिए जुडिशरी एंड द सीएसएस, आप ये होता है कि एक तीर से दो शिकार कर लेते हैं, आप दोनों के लिए प्रिपरेशन कीजिए, आप दोनों में अपीयर हुए, आप जिसमें भी हो गए दैट इज गुड जी। आई विल शो माई जनरल स्टडीज पेपर अगेन एट द एंड। आप जो कह रहे हैं कि आप दोबारा उसे देखना चाहते हैं, दैट वाज बेसिकली गिव यू द पर्सपेक्टिव कि भाई आपने पेपर को करना किस तरीके से, हाउ टू मेक एन आउटलाइन, और अल्टीमेटली आपने उसको लेके किस तरीके से चलना है, प्रेजेंटेशन कितनी मैटर करती है और बाकी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट होती है। हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक के अंदर असल में ये हुआ कि 2015 के बाद आप ये देखते हैं कि जब सब्जेक्ट आप ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल 2015 में जब सिलेबस रिवाइज हुआ तो बहुत सारे 200 मार्क के सब्जेक्ट 100 नंबर के हो गए, लेकिन उसके अंदर आपका जो सिलेबस है वो वही रहा। इंडो पाक हिस्ट्री इज वन ऑफ दोस्त कि उसका सिलेबस बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ने ये कहा कि भाई एग्जामिनर ने सिलेबस कम नहीं किया लेकिन एरिया उसने स्पेसिफाई कर दिए। एरिया जब उसने स्पेसिफाई किया तो स्टूडेंट अपने स्पेसिफिक एरिया में प्रिपेरेशन करना शुरू होंगे, लेकिन जब आजकल का आप पेपर देखते हैं तो उसने कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं छोड़ा, वो आपसे कहीं से भी कोई भी सवाल पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद जी केमिस्ट्री के स्टूडेंट को, आप अगर केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपने केमिस्ट्री ले लिया तो हो सकता है कि आपने अगर बीएससी के अंदर आपकी जोलॉजी हो सकती है, आपका कोई और सब्जेक्ट हो सकता है, उसको 7 सब्जेक्ट कीजिए। एनवायरमेंटल साइंसेज आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। हिस्ट्री में अगर आपको कोई इंटरेस्ट है तो आप यूएसए की हिस्ट्री ले सकती हैं, आप कोई लैंग्वेज का सब्जेक्ट ले सकती हैं। सो आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन भी हैं। ठीक है, आपने हाँ जी 200 नंबर का आप एक मजमून लें, 200 के वैसे कुछ आप 2 भी ले सकते हैं, लेकिन द बेस्ट थिंग इज कि आप 200 का एक सब्जेक्ट लें, बाकी आप 100 नंबर के मजमून लीजिए और उनको आप कैरी कीजिए। सो ये आपका तरीकाकार होना चाहिए एंड दैट इज द बेस्ट वे। अच्छा जी, अगेन केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो है मैं बता चुकी हूँ। मैथ के बारे में ये ओपिनियन है कि मैथ इज अगेन द सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अब आपका मैथ के अंदर अगर मैथ का अच्छा बैकग्राउंड है, यू हैव एमएससी इन द मैथमेटिक्स, तो आप मैथ्स ले सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस जूम से होंगी जी, एलएमएस या व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं होती। जूम इज द मोड कि जूम के अंदर हम द मोस्ट वर्चुअल एंड द मोस्ट रियल वे कि जिसमें हम इंटरेक्ट भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है जी, आपने अगर मास्टर्स किया फिजिक्स के अंदर तो आपके लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन जरूर है, आप फिजिक्स में जो है वो ले सकते हैं। वोकैबुलरी बिल्ड करने के लिए आई डोंट रिकमेंड एनी बुक, क्योंकि ये आपके दैट इज नॉट अ सेन अप्रोच कि आप 3500 अल्फाज लेके बैठ के रटना शुरू कर दें। आप तमाम लोगों के पास सेल फोन्स हैं, अपने सेल फोन्स के अंदर ऐप डाउनलोड कीजिए। फॉर एग्जांपल मगूश ऐप के अंदर फ्लैश कार्ड्स आते हैं कि जिसके अंदर आपकी वोकैबुलरी के बहुत सारे कंपोनेंट्स को वो कवर करता है। आप देख लेते हैं कि भाई वोकैबुलरी के अंदर कोई, और उसमें वर्ड्स की रिपीटिशन भी होती है। आप सोने से पहले अगर मोबाइल देख रहे हैं, आप उन वर्ड्स को देखिए, कल दोबारा वो वर्ड रिपीट होगा तो कहीं ना कहीं वो बैक ऑफ द माइंड आपकी मेमोरी में आ जाएगा, और जब आपके पास वो क्वेश्चन आता है तो आप उसको दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। हाँ जी, इंग्लिश का मैंने आपको ऑलरेडी बताया। नाउ दैट इज द केस सिविल इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग वालों को भी मैं बता चुकी हूँ। अच्छा, आप सीएसएस के लिए एलिजिबल हैं कि अगर आपने अच्छा आप आई डोंट नो व्हाट यू हैव आस्क्ड, ऊपर चला गया। अच्छा जी,
इकोनॉमिक्स के ऊपर आई हैव गिवन द ओपिनियन कि इकोनॉमिक्स के 2 पेपर होते हैं, एक आपका जो है वो आपका इकोनॉमिक्स का आपका थ्योरेटिकल पेपर होता है और दूसरा आपका प्रैक्टिकल होता है। यूएस हिस्ट्री के लिए मैंने आपको बताया कि यूएस हिस्ट्री अगर आपने रखनी है तो फिर एक अच्छी सोर्स से रखिए, अच्छी सोर्स से पढ़िए, अच्छी सोर्स से प्रिपेयर कीजिए। आपने उसके अंदर क्वालिटी मटेरियल देना है, क्योंकि यूएस हिस्ट्री के अंदर फिर एक बहुत बड़ा कंपटीशन आ जाता है। स्टार्ट करनी है जी, एसए की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले कोई भी एक टॉपिक लीजिए, अखबार का एक एडिटोरियल ही पढ़ा है आपने, उसके ऊपर अपने पॉइंट्स निकाल के लिखना शुरू कीजिए। एसए की तैयारी उस वक्त होती है कि जब आप पढ़ के लिखना सीख लेते हैं, फिर आप आगे मूव कीजिए, कोई एक टॉपिक लीजिए। 10 ही डोमेन्स हैं एसए की जी, और उनको आप हर लिहाज से प्रिपेयर कर लीजिए, जिसके अंदर आप वेल वर्स्ड हो जाए पेपर में, आप वो रख लीजिए। अच्छा जी, उसके बाद आपने पहले आउटलाइन मेकिंग करना सीखिए, फिर उसके बाद आप इंट्रोडक्शन लिखना सीखिए, इंट्रोडक्शन के बाद वाला पैराग्राफ, और फिर स्टेप बाय स्टेप आप फुल फ्लेज एसे की तरफ जाइए। अगर आप अभी कहेंगे कि आपने फुल फ्लेज एसे लिखना है तो आप कभी नहीं लिख सकेंगे। अच्छा जी, इंटरनेशनल रिलेशन वाली कंफ्यूजन बच्चे मैंने दूर की है कि इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर आप देखिए कि आप कैसे स्टूडेंट हैं, आपको एनालिसिस करना आता है, आपको पता है कि भाई इस चीज के पीछे बैकग्राउंड क्या है, दैट इज द थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। आपको पता है कि एवरी न्यू सर्कमस्टांसेस कोई भी बिल्डअप हो जाए आपने उसको टैकल कर लेना है, तो फिर आप जाइए इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर। इंटरनेशनल रिलेशन का जो एग्जामिनर है उसकी आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हाई हो गई है। अगर आप उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सकते हैं तो आप इंटरनेशनल रिलेशंस लाजमी लीजिए। अच्छा जी, एनवायरमेंटल साइंस, दैट इज अ साइंस, एक अच्छा सब्जेक्ट है, आप एनवायरमेंटल साइंसेस को ले सकते हैं। उसके अंदर बहुत ही कंसाइज सी चीजें जो आपने प्रिपेयर करनी है, लेकिन उसके अंदर बिट ऑफ क्रैमिंग कंपोनेंट भी है। सोशल वर्क इसलिए नहीं कहा, सोशल वर्क तो आपका पीएमएस के अंदर है, यहाँ पे सोशियोलॉजी है तो सोशियोलॉजी इज अ गुड वन। पॉलिटिकल साइंस इज अ गुड सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपके पास एक सिलेबस जो डिफाइंड लिमिट है, आपने उसी के अंदर प्रिपरेशन करनी होती है। कंप्यूटर साइंस की भी फिर वही है, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। अगर आपका कंप्यूटर के अंदर बेसिक्स अच्छी हैं तो आप कंप्यूटर साइंसेज लाजमी ऑप्ट कीजिए। यूएस हिस्ट्री और जीपीपी 2 डिफरेंट डोमेन्स हैं। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के अंदर अगर आपको एक्सटेंसिव रीडिंग करनी पड़ती है और आपका राइट अप अच्छा होना चाहिए। यूएस हिस्ट्री के अंदर चीजें थोड़ी कम है, लेकिन वहां पे बहुत क्वालिटी मटेरियल देना पड़ता है। अब आप देखिए कि आप किसको प्रेफर करते हैं। स्कोरिंग ट्रेंड इज अप्रोक्सीमेटली सेम। आपने अगर हिस्ट्री में मास्टर्स किया है तो आप हिस्ट्री के सब्जेक्ट ले सकते हैं, आपको तो बहुत चीज़ों में हेल्प आउट करेगा। लाइक हिस्ट्री के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी बहुत सारी जगहों के ऊपर वो आप क्या कर सकते हैं कि अपने रेफरेंसेस दे सकते हैं। क्रिमिनोलॉजी इज रियली वेरी गुड सब्जेक्ट, मैं खुद क्रिमिनोलॉजी पढ़ाती हूँ। तो क्रिमिनोलॉजी के अंदर आपका सेक्शन वाइज सिलेबस होता है, आपको उसको गुड 10 to 12 डेज में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आपकी पेपर प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और उसके अलावा दैट इज अ पाकिस्तान सेंटर, तो बहुत कम उसके अंदर लीगलिस्टिक ग्राउंड्स हैं एज कम्पेयर टू द लॉज के जिनके अंदर आपको केस स्टडीज देनी पड़ती हैं। आप ये जो है वो ये अच्छा है। अच्छा जी, उसके बाद द नेक्स्ट थिंग, एक और आप एक चीज जो है एक मिथ को बर्स्ट करते हैं कि कभी भी ये मत कीजिएगा कि ये सब्जेक्ट ले लेते हैं ये इसको कवर कर लेगा। यहाँ पे आपको इस चीज का ख्याल करना चाहिए कि आपने अगर एक ही सवाल जो है वो आपका, आप एग्जामिनर की रिपोर्ट पढ़े तो वो क्यों कहता है कि इंटरनेशनल रिलेशन पेपर 2 इज जस्ट लाइक द करंट अफेयर। पॉलिटिकल साइंस आप के साथ कहते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ले लेते हैं, ऐसे नहीं होते। हर एक सब्जेक्ट की अपनी डोमेन होती है और आपने उसकी डोमेन के अंदर ही उसको प्रिपेयर करना होता है। आप अगर पाकिस्तान और यूएस के रिलेशन करंट अफेयर में लिख रहे हैं और पाकिस्तान और यूएस के रिलेशन आप इंटरनेशनल रिलेशन पेपर 2 में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपका दोनों जगह पे पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, आपने इन दोनों को डिफरेंट लिहाज से प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसके बाद आपने कहा कि क्रिमिनोलॉजी और आई लॉ में से आई लॉ के अंदर अगर आपको इंटरेस्ट है तो उसके अंदर थोड़ा सा एक्सटेंसिव स्टडी है, अदरवाइज क्रिमिनोलॉजी इज अ गुड सब्जेक्ट। जीपीए आपका मैटर नहीं करता जी कि आपने वहां से जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट हो, आपको सिर्फ ये कहा गया कि यू मस्ट बी द ग्रेजुएट, आपका जो है उसके अंदर कोई इशू नहीं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मैंने बताया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इशू ये होता है कि आपको वहां पे वो सब्जेक्ट इस तरह फ्लॉप हो जाता है कि उसमें आपको क्वालिटी मटीरियल देना पड़ता है। यू नीड एन एक्सटेंसिव स्टडी, आपको बहुत सारी चीजें जो है वो रिलेट और लिंक करनी पड़ती है, और उसका भी वही मसला है कि वो 200 नंबर का सब्जेक्ट था और 2015 के बाद वो 100 नंबर का हो गया। ठीक है जी, आप फार्म डी करने के बाद कर सकते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। अब यहाँ पे आई कांट से कि कौन से सब्जेक्ट मैक्सिमम स्कोर देते हैं, हम तो सिर्फ चीजों को लिंक करते हैं। हो सकता है कि वो सब्जेक्ट जो हमेशा से एक एवरेज बच्चे को 80 नंबर देता हो इस दफा वो 40 पे आ जाए। तो हमारे पास कोई एक क्राइटेरिया नहीं होता, हम सिर्फ और सिर्फ एक प्रेडिक्टेबिलिटी बनाते हैं और उसके मुताबिक काम करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो लेसन है वो ये है कि जनाबे आली आपने ये करना है कि आपने हर एक सब्जेक्ट को एक मेरिट के ऊपर प्रिपेयर करना है, ताकि एग्जामिनर चाहे आपके सही को गलत नहीं करता। ठीक हो गया जी, मैंने आपको बताया कि आप फॉर्म डी के बाद सीएसएस का पेपर दे सकते हैं। रबी जाज, आई हैव बेसिकली क्लियर्ड योर क्यूरी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है,
अच्छा जी, बाकी जो आपकी क्यूरीज है वो मैं पूछ लेती हूँ जी। आप लोगों को जो जेंडर स्टडी का पेपर था, हियर इज द पेपर ऑफ जेंडर स्टडीज। यहाँ पे आपने इस तरीके से आउटलाइन मेकिंग की, मैं इसको जस्ट स्किम करके बता देती हूँ। यहाँ पे ये आपकी यहाँ तक आउटलाइन है, फिर यहाँ से हम जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्वेश्चन स्टार्ट विद द कोट इज अ गुड वे। फिर आपने इसको आगे लेके चलना है, जो चीजें हम एग्जामिनर को दिखाना चाहते हैं वो हम हाईलाइट करेंगे। फिर उसके बाद हमने इस चीज को आगे लेके चलना है, केसेस डालने हैं हमने। फिर उसके बाद आगे जब आप चलेंगी तो आपके पास जो है वो इसी तरीके से हमने बाकी चीजें डाली। हेयर इज द कोट बाय द यूएन स्पोक पर्सन। आपने इस तरीके से एक अमलगम बना के पेपर को लेके चलना, ठीक है जी। सो दिस इज द वे। करंट अफेयर के लिए बेस्ट सोर्स सबसे पहले तो आप जो है वो डिजिटल सोर्सेज पे भी देखिए, लाइक अल जजीरा के अंदर आप देख सकते हैं वहां पे क्या आ रहा है। उसके अलावा न्यूज़पेपर्स को फॉलो कीजिए और फिर लेटर ऑन करंट अफेयर लास्ट पे अपने मटेरियल को कंपाइल कीजिए। करंट अफेयर और प्रेसी की प्रैक्टिस के लिए मैं बच्चों को कहती हूँ कि आप डेली बेसिस पे कोई भी एक अच्छा एडिटोरियल लें और उसकी प्रेसी करते जाएं और उसी प्रेसी को एज आर नोट्स यूज कर लें करंट अफेयर के, क्योंकि आपने अखबार में से लिया होता है तो वो आपका एक तीर से दो शिकार हो गए। मुस्लिम लॉ एंड जरिस्प्रूडेंस, इस्लामिक हिस्ट्री, ये वो सब्जेक्ट्स हैं कि जिनके अंदर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी आ जाती है। आप क्लियर भी कर लें तो फिर इंटरव्यू में इनकी जस्टिफिकेशन देना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इंग्लिश राइटिंग अच्छी नहीं, बहुत अच्छी हो सकती है अगर आप डेली लिखें, एक लाइन भी लिख के आप चेक करवाएं, ठीक है जी। कर सकते हैं पेपर अटेम्प्ट, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप इन डिग्रीज के बाद नहीं कर सकते। तो एक ग्रुप में से आप एक सब्जेक्ट ही लेते हैं, 200 वाले में से आप 2 ले लेते हैं, 100 वाले, और बाकी आप ये। एंथ्रोपोलॉजी इज जस्ट लाइक तो सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी उसी डोमेन में आता है। आपकी एंथ्रोपोलॉजी भी इस दफा जो है उसने कोई ऐसे अच्छे मार्क्स नहीं दिए, तो एंथ्रोपोलॉजी के लाइक द ओनली क्राइटेरिया इसके आप किस चीज के अंदर कितना क्वालिटी मटीरियल दे रहे हैं, ठीक है जी। अब आपके क्वेश्चंस ऊपर जा रहे हैं, सो कुछ स्किम हो रहे हैं, जो मेरे सामने आ रहे हैं वो पढ़ रही हूँ। जर्नल बुक्स आपने जो पढ़नी है वो आपको मैंने बताया कि हमारे 1 ईयर प्लानर में भी शामिल है, कि जिस तरह वाई नेशन फेल है और बाकी चीजें, ठीक है। तो इसके अंदर आपके जो वो वाले सब्जेक्ट मैंने आपको कुछ बुक्स दिखाई भी हैं। पाकिस्तान, जिस तरह आपको मैंने यहाँ पे पाकिस्तान पैराडॉक्स दिखाया, या फिर मैंने आपको पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस की बात कर लें, इनके अंदर से कुछ हम आर्ग्यूमेंट्स निकालते हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं, ठीक है जी। ओ लेवल स्टूडेंट है, अगर आप आईएसपी क्लियर कर लेते हैं तो फिर आप आर्मी में चले जाएंगे, उनका एक अलग कोटा होता है, वो अपने प्रोसीजर से आते हैं और वो इंटरव्यू के जरिए आते हैं, ठीक है। तो क्रिमिनोलॉजी जो है लॉ ग्रेजुएट्स के लिए भी इट्स गुड, आप उसके अंदर लीगल टर्म्स भी बहुत सारी दे सकते हैं। इंग्लिश कंपोजिशन को बेहतर बनाने के लिए मैंने आपको पहले बताया कि प्रैक्टिस, आप एक मैंने आपको जो पहले एनालॉजी बताई कि एक बच्चे को आप कहते हैं कि इस किताब का मुझे खुलासा करके बताओ, वो आज 3-4 सफ़ों पे बताएगा, लेकिन आफ्टर 1 मंथ हो सकता है कि वो आपको एक पेज के ऊपर बता दे, एक लाइन के अंदर बता दे। इस्लामिक हिस्ट्री और मुस्लिम लॉ अगर आप लेना चाहते हैं जरूर लीजिए, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि उसके अंदर कुछ कंट्रोवर्सी है, बहुत सारी चीजें फिर आपको जस्टिफाई करनी पड़ती हैं, इसलिए ये कहा जाता है कि भाई आप इसको मत लेके चलिए, ठीक हो गया जी। इंडो पाक के लिए आई कांट से एनी बुक टू यू। इंडो पाक के अंदर आप जो है वो सबसे पहले देखिए कि इंडो पाक की, क्योंकि इंडो पाक जो है दैट इज इन फेजेस, आपने उन फेजेस को इस तरह लेके चलना होता है। उर्दू जो है दैट उर्दू भी इंग्लिश की तरह यहाँ पे आपको टफ टाइम देती है, इसलिए आप इस तरह की लैंग्वेजेस, जिस तरह लिटरेचर है, उर्दू लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, उनको अवॉइड कीजिए। इस्लामिक स्टडीज के स्टूडेंट, हाँ जी, अगर आप ये पूछ रहे हैं कि आपका उर्दू का बैकग्राउंड है तो यू कैन डू दिस। वो लोग ज्यादा क्वालिफाई करते हैं, बहुत ऊपर जाते हैं कि जिनका जो है वो उर्दू मीडियम बैकग्राउंड है। आपको वहां पे कोई इस बेसिस पे नहीं जज करा कि आपका बैकग्राउंड कौन सा है, ठीक है। इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू इज बेसिकली द लास्ट फेज। इंटरव्यू के लिए बी योरसेल्फ। अगर इंटरव्यू की आप टिप चाह रहे हैं तो इंटरव्यू के अंदर आप प्लीज, अगर आपको कोई कहे कि क्वेश्चन जो है आप स्किप कर दें तो कुछ नहीं होता, आपने क्वेश्चन स्किप नहीं करना। ट्राई टू बी एज रिस्पॉन्सिव एज यू आर। अपने ऑप्शनल रिवाइज कीजिए, अपनी फेवरेट बुक के ऊपर काम कीजिए, अपने इवेंट्स को प्रिपेयर कीजिए, आप एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ जाइए। प्रिपरेशन का टाइम इज रियली वेरी सब्जेक्टिव। प्रिपरेशन का टाइम एक जगह एक बंदे से दूसरे बंदे से डिफरेंट हो सकता है। लाइक आई कैन से कि भाई मैंने सितंबर में तैयारी की और फरवरी में पेपर दे दिए, तो मेरा एक अपना तरीकाकार है, आपका अपना तरीकाकार है। इफ यू आर टेकिंग इवन 2 years फॉर द गुड अटेम्प्ट, तो कोई इसमें मसला नहीं है। इस चीज के ऊपर कोई किसी को आप जज नहीं कर सकते कि किसी ने कितने टाइम में किया। इस्लामियात के अंदर अब इंग्लिश और उर्दू दोनों में आपकी इस्लामियात होती है। हमारा मोस्टली आर्ग्यूमेंट ये है, इस्लामियात को जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं कहती हूँ कि इंग्लिश के अंदर इस्लामियात इज फार बेटर एज कम्पेयर टू उर्दू। इंग्लिश में फेलियर रेशियो कम होता है, हमने ये देखा। आप ये समझिए कि एक मौलवी को पेपर दे रहे हैं, इंग्लिश में वो आपके पेपर को स्किम करता है, उर्दू में वो माइक्रोस्कोप लगा लेते हैं। द सेकंड थिंग इज दैट कि इंग्लिश के अंदर हमारे पास जो चीज वो ये आती है कि इंग्लिश के अंदर जब आप करते हैं तो आज हमारे पास जो इस्लामियात का पेपर है वो प्रैक्टिकल और प्रेगमेटिक आता है।
फॉर एग्जाम्पल वो आपको कहता है कि जनाब अली आप जो है वो फेमिनिस्ट मूवमेंट की बात करें, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम के साथ, तो फिर उसको आपको करने के लिए इंग्लिश के अंदर आप ज्यादा अच्छे तरीके से उसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका छठा पेपर होता है, आपके पेन का फ्लो जो होता है वो इंग्लिश में ज्यादा बेहतर होता है एज कम्पेयर टू उर्दू। वाई आइजिप, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस कि आइजिप के अंदर आपको तमाम चीजें मिल रही है, प्लेटर मिल रहा है आपको, उसके अंदर आपको ट्रैक में रखने के लिए स्पेशली द 1 ईयर जो प्लानर है उसके अंदर आपकी तमाम क्यूरीज एड्रेस हो रही है, आपके तमाम कंपोनेंट्स को सामने रखा जा रहा है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आपके अपने ऊपर, लोग जॉब करने के साथ भी टाइम मैनेज कर लेते हैं। अगर आप फुल फ्लेश तैयारी कर रहे हैं, आप ये कीजिए कि एक जर्नलिस्ट अगर मैं आपको बता दूं, पश्तो और पंजाबी बोथ आर सेम इमरान, लाइक आप ये दोनों लैंग्वेजेस हैं, इनका दोनों का स्कोर एवरेज एक जैसा ही होता है। ठीक है, अब आप ये रखिए कि आप फॉर एग्जांपल अभी से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 20 से 25 दिन का टारगेट रखिए जिसमें आप एक कंपल्सरी और एक ऑप्शनल करेंगे, और आपने इंग्लिश डेली बेसिस पे करनी है। आपका कोई भी दिन इंग्लिश प्रेसी के बगैर नहीं होना चाहिए, और हफ्ते के अंदर एक ऐसे के ऊपर आउटलाइन बनाने की कोशिश लाजमी कीजिए। आई लॉ और क्रिमिनोलॉजी के ऊपर मैं बात कर चुकी हूँ, सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर भी कर चुकी हूँ। इस तरह आपने बार बार डोंट रिपीट दिस क्वेश्चन, अगर आपके पास कोई और नए सवाल हैं तो वो आप कीजिए, अदरवाइज इनके ऊपर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि भाई किस डोमेन में क्या करना होता है और किस तरीके से करना होता है। ठीक है, अच्छा जी, आपने कंप्यूटर साइंस में किया तो आई हैव ऑलरेडी एड्रेस कि कंप्यूटर इज द सब्जेक्ट स्पेसिफिक, स्पेसिफिकेशन आप उसे लेना चाहते हैं तो आप जरूर लीजिए। आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्रिमिनोलॉजी जो करंट अफेयर्स के साथ खुद को लिंक कर सकते हैं, आप अखबार पढ़ना शुरू कर दीजिए, इंग्लिश ग्रामर के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। ठीक हो गया, फिजिक्स का बैकग्राउंड है तो मैंने बताया कि आप फिजिक्स ले सकते हैं। इंग्लिश, अच्छा इस चीज से बाहर निकल आए कि भाई मेरी वीक है मेरी स्ट्रांग है, बहुत सारे स्ट्रांग पेपर में फेल हो जाते हैं और बहुत सारे वीक जो है वो पास करके आ जाते हैं। दैट इज नॉट अबाउट द स्ट्रांगनेस और द वीकनेस, दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रेटजी और कितनी बात आप ठीक लिखते हैं। आप अगर सादी अंग्रेजी में अपनी बात समझा आते हैं और जो वो पूछना चाह रहे हैं आप वही बता रहे हैं तो फिर आपको वो फेल नहीं करता। वो कभी नहीं कहता, आप एग्जामिनर ने अपनी किसी रिपोर्ट में ये नहीं कहा कि भाई बहुत ही मुश्किल तरीन अंग्रेजी लिखी हुई है। उसने जब कहा है तो यही कहा है कि भाई मैंने कुछ पूछा, जवाब मुझे कुछ मिला और जिस जबान में मिला वो मैं समझ नहीं पाया। ठीक है, अब दैट इज द थिंग कि अगर समवन इज गेटिंग 70 मार्क्स इन एसे इन प्रेसी इन कंप्रीहेंशन फेलिंग द एसे, तो दैट इज द ओनली थिंग एसे की उसने स्ट्रेटजी को ही नहीं समझा। एसे के अंदर एग्जामिनर अगर पूछ रहा है क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ नेशन, तो उसने उस क्लासरूम को एजुकेशन के ऊपर कंसाइज नहीं कर दिया। उसने ये नहीं समझा कि भाई हाउ टू डू, आपने प्रैक्टिस किस तरीके से की है, आपकी क्लासरूम के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। यूरोपियन एंड ब्रिटिश बोथ आर सेम, आप दोनों ले सकते हैं। आपकी यूरोपियन जो इसका थोड़ा सिलेबस कम है तो वो ज्यादा अच्छी है। अच्छा जी, फिजिक्स में आपको मैं बता चुकी हूँ। पाकिस्तान अफेयर का पेपर का भी मैंने आपको, पाकिस्तान अफेयर भी आप इसी तरीके से लेके चलेंगे, दैट इज माय मॉक एग्जाम। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ इसी तरीके से आपने इसकी आउटलाइन मेकिंग करनी है। आई होप इट्स विजिबल, हम जब प्रॉपर क्लासेस में मैं आपको ये दिखाऊंगी, आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि किस तरीके से आपने इस चीज को लेके चलना है। पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर के लिए एक जो प्रो टिप ये है कि आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके अंदर आपकी कोई ऐसी डायग्राम ना हो, लाइक मैप्स ग्राफ्स, उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, इसको लेके चल सकते हैं। मैंने पॉलिटिकल साइंस, आप अगर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको कंप्यूटर साइंस आता है तो फिर आप वो लीजिए एज कम्पेयर टू पॉलिटिकल साइंस। जी, एनीवन कैन एबल टू स्टडी द हिस्ट्री, हिस्ट्री के अंदर अगर आपको इंटरेस्ट डेवलप हो जाए तो आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। और सेकेंडली बस दीज आर द थिंग्स कि जिनको आपने माइंड में रखना है। नाउ कमिंग टूवर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने लास्ट के लिए रखा था कि हाउ टू, आपने बेसिकली फ्लो चार्ट डायग्राम ऐसे में नहीं बनाते जी, बिग नो बिग नो। अच्छा जी, जिन्होंने कहा कि इमोशनल बैलेंस आपके अपने ऊपर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कीजिए कि एक बैलेंस रखिए। आप इस जर्नी के अंदर ये भूल जाइए कि आप एक नौकरी ढूंढने जा रहे हैं, आप ये समझिए कि आप नॉलेज गेन कर रहे हैं। आप देखिए कि आपको अंग्रेजी से लेके पंजाबी तक बहुत सारी चीजों के अंदर जो है वो नॉलेज आ रहा है। दैट नॉलेज इज गोइंग टू सर्व यू समवेयर। आप एक बहुत अच्छे इंसान बनने जा रहे हैं, ना कि आप सरकार से नौकरी मांगने जा रहे हैं। इन दिस वे आप जब चलेंगे तो आप क्या करेंगे, उसको एज ए ट्रीट लेके चलेंगे। एक बैलेंस रखिए, जिंदगी मौत का मसला नहीं बनाइए, खुद और खुदा एतमादी को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। दीज आर द थिंग्स कि जिनको आपने माइंड में रखना है और जिनके साथ आपने लेके चलना है। ठीक है, ऑप्शनल पहले कवर करनी चाहिए, कंपल्सरी में बता चुकी हूँ कि आपको एक ऑप्शनल और एक कंपल्सरी लीजिए और साथ में इंग्लिश की डेली प्रैक्टिस करते रहिए। साथ मतलब आप अगर किसी एक सब्जेक्ट में रहेंगे तो फिर आपने क्या करना है कि आप उसमें इंडल्ज हो जाते हैं।
अच्छा जी, अब ये दैट इज द थिंग कि डॉक्टर फील्ड क्यों छोड़ के आते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन आपकी अपनी कुछ रीजंस होती हैं, आपकी अपनी चॉइसेस होती हैं, आप कहीं पे ज्यादा जो है वो कंफर्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू अदर, एंड अल्टीमेटली सिविल सर्विसेज दैट वेरी प्रेस्टीज, दैट वेरी पावर कंपोनेंट, वो एक बहुत अट्रैक्टिव होता है। ठीक है जी, मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस और IR का बहुत दफा बताया है जी, बहुत दफा बताया है कि इट्स टोटली अप टू यू। पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस जो है वो आप जो है वो विद इन सिलेबस से पेपर आता है, अच्छा स्कोर है। IR के अंदर आपको एनालिसिस करना पड़ता है और बहुत सारी चीजों को लेकर चलना पड़ता है। सो दैट्स अप टू यू। वोकैबुलरी के लिए आई हैव रिकमेंडेड द मगूश फ्लैश कार्ड्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगेन बिफोर कंक्लूडिंग, हमारा मैं आपको दोबारा बताऊं, दैट इज अ 1 ईयर प्लानर। इसके अंदर 4 फेजेस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द फाउंडेशन, आपकी बेसिक कंपोनेंट्स के ऊपर काम। द सेकंड थिंग वुड बी आपकी किस तरीके से कंपल्सरीज को आपने लेके चलना है। थर्ड एंड द मोस्ट क्रूशियल के ऑप्शनल्स को किस तरह सेलेक्ट करना है और उनको लेके चलना है। एंड द फोर्थ वन आपकी इवेल्युएशन, आपकी मॉक एग्जाम। फ्रॉम 11th ऑनवर्ड क्लासेस बिगिन। आपकी अगर गवर्नमेंट जो है वो लॉकडाउन आप लिफ्ट कर देती है तो यू कैन कम टू द कैंपस, अदरवाइज जूम पे भी अवेलेबल होंगी। सो दे गो हैंड इन हैंड। आपकी जो क्लासेस हैं वो इसमें भी आपकी जूम पे भी आ रही होंगी और दूसरे में भी जा रही होंगी। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। और रिगार्डिंग ऑल द फीस स्ट्रक्चर्स एंड द नेक्स्ट थिंग, आप ग्रुप के अंदर मैसेज, आप जो है वो पेज के ऊपर ग्रुप के अंदर मैसेज कर सकते हैं और आप जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। खुदा एतमादी और खुदा एतमादी के साथ आगे बढ़िए। अल्लाह हाफिज।